नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। एलपीजी सिलेंडर की ग्लोबल सप्लाई प्रभावित होने से देश के कई हिस्सों में खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालक गैस सिलेंडर के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि प्रदेश में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से और क्या सवाल विपक्ष लगातार इस पर उठा रही है। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ना शुरू हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में अचानक आई तेजी के बाद अब कई जगहों पर इसकी सप्लाई भी प्रभावित होती दिख रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कुकिंग गैस के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति नहीं होने से व्यापारी वर्ग परेशान है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी चिंता बढ़ गई है। इस सब के बीच सियासत भी अपने काम पर है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताकर सवाल खड़े कर रही है। इधर पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। कैबिनेट बैठक में अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। साथ ही कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखने और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन बाजार में कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों ने हर वर्ग की चिंता जरूर बढ़ा दी है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा इस मुद्दे पर करते हैं और आज इस मुद्दे का जो नाम हमने दिया है कि असर डाल रहा जंग का रंग। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धौले जी जुड़ रहे हैं, समर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं समर जी आपसे कर रहा हूं। ये जो हालात और जो तस्वीरें बनी हुई है वैश्विक मंच पर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से तस्वीरें समर जी सामने आ रही है, लेकिन इसमें ऐसे में प्रदेश सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और क्यों प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इसको लेकर क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? हालात तो ये अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से तस्वीरें आ रही है ना समझ जी। क्रूड ऑयल था, वो 30-40 डॉलर बैरल था, तब भी इस देश की सरकार ने 90 और 100 रुपए इस जनता से वसूले। आज ये बहाना अगर बना लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है समीकरण ऐसे हो गए हैं कि गैस के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो ये एक सरासर जो है झूठी बात है। बात यह है कि सरकार अपनी विफलताओं को लगातार जनता के ऊपर ढोले जा रही है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहां पर किसी प्रकार की ढील पोल नहीं होगी और आपूर्ति बनी रहेगी, और वहीं पे जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी के हाथ में देखा जाए तो मोटा मोटा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ जो है वादे कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनके हाथ से बात निकल जा चुकी है, देश के सरकार के हाथ से बात निकल जा चुकी है। जहां तक की बात रसोई गैस की कीमतों की है, तो कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, सीधे सीधे 33 करोड़ परिवारों के रसोई पर डाका है। और उस समय पर जब इस किल्लत देश के अंदर आ रही है, तो आप 50,000 टन जो है फ्यूल जो है आप पहुंचाते हैं बांग्लादेश को। तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार इज इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग दिस कंट्री। और ये तो बात हो गई कि आप 60 रुपए बढ़ा रहे हो गैस के ऊपर, उस पर इसके अलावा जो है उपलब्धता भी नहीं हो रही है। चलिए अगर कोई 60 रुपए अधिक देकर खरीदना भी चाहे तो आप देखिए, अगर आपके पास में कोई गैस एजेंसी का नंबर हो या फिर ऑनलाइन बुकिंग की कोई सिस्टम हो, तो लाइव आपके चैनल पर करके देख लीजिए। ये कल से जो सिस्टम है ये 2-3 दिनों से बंद ही है। मतलब सरकार के पास में डैमेज कंट्रोल के नाम पर सिर्फ वादे हैं और खोखली बातें हैं। अगर आप देखिए कि जब 30-40 रुपए बैरल था फ्यूल था, तब क्या क्या रेट दिए उन्होंने, बताइए ना। तब से जनता के ऊपर अपनी अय्याशियों का जो बिल है वो जनता से वसूला जा रहा है। हमारा जो नेता है 4,000 करोड़ के विमान में उड़ता है और गरीब लोगों को 60 रुपए ज्यादा देने का बोलते हैं। अब तो यही बात हो गई कि वो मोदी जी का जो एक मॉडल था कि गटर की गैस पे ढक्कन लगा के, पाइप लगा के चाय बनाए, अब शायद वही करना बच गया है।
ठीक है समर जी, आपकी बात आ गई है। मैं अजय जी का रुख करता हूं। अजय जी, हल्के में ले रहे हैं इस खतरे को आप लोग, तैयारियां कुछ नहीं है, संभावित किल्लत को लेकर क्या स्थितियां मध्य प्रदेश में? अगर मध्य प्रदेश की बात करें, चलिए अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से ये तस्वीरें जरूर बनी हुई है, लेकिन राज्य में क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? किल्लत की तस्वीर आखिर क्यों सामने आ रही है? क्यों विपक्ष को यह सवाल करना पड़ रहा है? क्या स्थितियां है? क्यों इस खतरे को हल्के में ले रही है सरकार? राघवन जी, पहली बात तो मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही। हमारी जो प्रिएम्प्टिव प्रिपेयर्डनेस है, आज माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बैठक करके वो तैयारियों को जो जांचा है, वो एक प्रिएम्प्टिव एक्शन था। लेकिन जो भी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी और मेरे मित्र समर सिंह जी बात कह रहे थे कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे सामने अभी तत्कालीन यूपीए 2 की सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे वीरप्पा मोइली जी। वीरप्पा मोइली जी की सरकार ने एक आदेश निकाला था कि पेट्रोल पंपों को रात के 8 बजे के बाद में कंजर्व फ्यूल करके बंद करना है, और मेरे पास ये उस आदेश और ये वो सारा डेटा मैं लेके बैठा हूं। तो जिनकी सरकारों में फ्यूल कंजर्व करने के लिए पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद करने का काम किया हो, वो आज हमें इस ग्लोबल क्राइसिस के समय में भी किस प्रकार से स्कैर्सिटी को मैनेज करना है उसका बता रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अभी आंकड़ा उठाया था कि जो 60 रुपए की वृद्धि हुई है हमारे एलपीजी की, 2014 में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आता था राघवेंद्र जी 1240 रुपए में, 2026 में नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर आता है 913 रुपए में। एन एब्सोल्यूट डिक्रीज ऑफ 26% इन 12 ईयर, 12 वर्षों में 26% का डिक्रीज है। सब्सिडाइज सिलेंडर 2014 में आता था 450 रुपए में, और 2026 में यही सब्सिडाइज सिलेंडर 613 रुपए में आता है। एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑफ 36% इन 12 ईयर्स। तो कहां आपको 12 वर्षों में और 12 करोड़ फैमिलीज को हम ये इस प्रकार से उज्ज्वला के माध्यम से निःशुल्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं। विषय यह आ जाता है कि कांग्रेस की राजनीतिक समझ पूरी तरह से उनके नेता प्रतिपक्ष और सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी जैसे हो सकती है। एक तरफ पूरी मिडिल ईस्ट की जो हालात है, वेस्ट एशिया के जो हालात है, उसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का आहट से समय हुआ है। अभी हमने हाल ही में कल देखा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ये चीजें बंद करनी पड़ेगी, सरकारी खर्चे कम करने पड़ेगी, गाड़ियां बंद करनी पड़ेगी, स्कूलों को कुछ दिन बंद रखेंगे, सरकारी वाहनों को कंट्रोल करेंगे। आपको किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने वाला भारत सरकार का या किसी राज्य सरकार का स्टेटमेंट दिखा? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इसलिए लगाया जाता है और उसके कुछ कारण है कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आयरन क्लैड जिसकी हम बात करते हैं, एक सुरक्षा प्रदान की जाए कि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके, कोई ब्लैक होल्डिंग ना कर सके, और ये सरकार का प्रिवेंटिव एक्शन होता है। सरकार ने इसी 1952 लागू करके प्रतिज्ञा की हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। यह कदम कालाबाजारी और जो जमाखोरी का जिनका उद्देश्य होता है उसके लिए क्या? दूसरा, भारत सरकार ने सारी जो रिफाइनरीज थी उनको स्पष्टता निर्देश दिए कि अनिवार्य रूप से पेट्रोकेमिकल उत्पादों में के बजाय एलपीजी के उत्पादन को प्राथमिकता दें। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल से पहले घरेलू जो हमारे कंज्यूमर्स है उनको किस प्रकार से हम एलपीजी प्रोवाइड कर पाए, यह सरकार का काम होता। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक करके पेट्रोलियम पदार्थों के स्तर पर किस प्रकार से एक रियल टाइम स्टॉक की मॉनिटरिंग का होगा, बफर स्टॉक भारत के पास कितना है, भारत सरकार के साथ में हम पूरे विषय पे संवेदनशीलता के साथ में चर्चा में, और एक रेजिलेंट सप्लाई चेन के माध्यम से। देखिए, जहां जहां बड़े देश युद्ध के कारण अपने सप्लाई शॉक जोड़ रहे हैं, चाहे आप यूएस की बात कर लीजिए, लेकिन अबाधित रूप से भारत को हमारे जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है, चाहे आप रशिया की बात कर लिया, जिन लोगों से हम क्रूड ऑयल लेते थे, वो सारे अबाधित रूप से भारत को प्रोवाइड करने के लिए गारंटी दे रहे हैं। मतलब समर जी और जो कांग्रेस बात कर रही है अजय जी, उसके कोई आधार नहीं है सीधे सीधे मध्य प्रदेश में। मतलब अभी स्थितियां सही है, ये दर्शकों को बताइए, क्योंकि इस समय जो लोग हैं अजय जी, इस समय जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो आप मैसेज डिस्प्ले करते हैं ना, उसका बड़ा असर होता है। अभी देखिए तस्वीरें सामने आने लगी थी कि लोग अभी से ही 2-2, 3-3 सिलेंडर्स स्टॉक करने लगे थे, इसकी वजह से भी मार्केट में सिलेंडर्स कम जाने लगे थे। फिर कांग्रेस जब इस पर मैसेजिंग करती है कि कोई व्यवस्था नहीं है, लोग और भी पैनिक हो जाते हैं। तो जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं उसका सीधा जवाब दीजिए, फिर मैं समझिए आपके पास आता हूं। देखिए राघवेंद्र जी, लोकतंत्र में सजगता अच्छी है, होना चाहिए, विजिलेंट व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन पैनिक और परसेप्शन में बहुत अंतर होता है। मध्य प्रदेश की गैस एजेंसियों को जो जिस प्रकार से आप उनके एक पैनिक क्रिएट कर रहे हो लोगों को कि यहाँ बिल्कुल भी है नहीं, स्टॉक नहीं है, या इस प्रकार से अव्यवस्था हो जाएगी,
ये कोई यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार नहीं है। भारत सरकार आज वैश्विक रूप से इतनी समृद्ध है अपने डिप्लोमेसी की वजह से कि हमारे देश को किसी भी प्रकार की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रीट ऑफ होर्मुज की बात आई थी, इन्होंने कहा था कि भारत का भी तेल बंद कर दिया गया। ईरान सामने आके खुद उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा किसी भी ऐसे देश के साथ में कोई वास्ता नहीं है जो इस लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं है, जिनका कोई वास्ता नहीं है। इन्होंने चीख कर, चाहे आप देखेंगे आज कल सदन में हमारे देश के विदेश मंत्री जी पूरे के पूरे ईरान और इजराइल वाले विषय पे लिखे स्टेटमेंट दे रहे थे। कांग्रेस ने उस स्टेटमेंट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की देखिए कि किस प्रकार का हम कहेंगे कि वैचारिक दोगलापन है कि एक तरफ आप स्टेटमेंट की मांग करते हो, जब देश का विदेश मंत्री वो स्टेटमेंट देने जा रहा है तब आप पार्लियामेंट में हल्ला खड़ा करते हो, आप पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहते हो। आज का विपक्ष जो है वो भ्रमित विपक्ष है, वो इनके प्रकार राहुल गांधी जी को स्ट्रेटेजी है। समर जी एक छोटा सा जवाब, अजय जी ठीक है, मत होने दीजिए। आ गई बात आपकी। समर जी एक छोटा सा जवाब दीजिए ऐसे मौके पर जहां समाधान की बात होनी चाहिए। अजय जी कह रहे हैं कि इस मौके का भी आप फायदा उठा राजनीति कर रहे हैं एक तरफ से आप, फिर आता भूपेंद्र जी आपके पास। देखिए, मैं तो पहले अजय धोले जी की बातों का जवाब दे देता हूं कि जो विदाउट सब्सिडाइज सिलेंडर था वो 800 रुपए था, 880 रुपए टू बी प्रिसाइज, और सब्सिडाइज वाला था 410 रुपए। ये आपके चैनल पर जनता को झूठे आंकड़े परोसते हैं। मैं अभी राघवेंद्र जी डीरेगुलेशन अरे वो सुन लीजिए, अभी राघवेंद्र जी झूठी बात नहीं होगी। मैं तो आपके डीरेगुलेशन के पैसे 2004 के वीरप्पा मोइली जी के समय पे सारे रखूंगा। ठीक है, आऊंगा धौले जी आपके पास। समझ जी अपनी बात जल्दी रखिए, भूपेंद्र जी के पास धौले जी आऊंगा, रिकॉर्ड साहब दिखाइएगा। देश की तेल कंपनियों के वित्तीय घाटे को कम करने की दृष्टि से रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तालमेल उस समय नहीं बन पा रहा था, वो कुछ समय के लिए था। चलो, देश को मजबूत करना होता है तो कुछ डिसीजन उठाने पड़ते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने कभी देश चलाया नहीं। देश जितना भी चलाया है उसके अंदर हम देख ले कैसे 410 का सिलेंडर 1200-1300 रुपए का कर दिया आपने, कैसे 50-75 रुपए का पेट्रोल जो था 110-120 का लगभग पहुंच गया है। तो ये हम समझते हैं किस प्रकार से किया जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ ये जो गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, गैस की आपूर्ति की, ईंधन की आपूर्ति की बात करूं, अगर सिर्फ मैं गैस के सिलेंडरों की बात करूं तो कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के अंदर जिन्होंने एक जारी की है अपनी तरफ से, कल से उनकी जो ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं वो। और ये मुंबई के अंदर महानगर, देश की आर्थिक राजधानी के अंदर ये हो रहा है कि कल से बड़े बड़े होटल चेन्स अपनी होटल्स की सर्विसेज बंद कर रहे हैं। और ये पीछे क्या कहते हैं कि सब चंगासी, तो सब चंगासी सिर्फ चैनलों पे बताइए आप, लेकिन जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है इनको ये नहीं दिख रहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे जो है फ्यूल स्टेशन है वहां पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, ये सोचकर कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो वहां पर कालाबाजारी नहीं दिखती इनको। तो हर चीज को सिर्फ डिफेंड करने आते हैं। आज की मैं आपको घटना बताऊं कि जो गैस सिलेंडर विक्रेता है उनके यहाँ पर लाइन लगी है और आपके चैनल पर तो आप खुद भी दिखा रहे हैं, फिर ये सब तस्वीरें झूठी हैं, या तो फिर आपका चैनल झूठ बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सच कह रही है। और ये मुद्दा जो है ये सिर्फ घरेलू केस संबंधित नहीं, 1 करोड़ से अधिक जो है हमारे कमर्शियल कनेक्टर है, जिनके अंदर होटल, छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट और जो रेडी की दुकान लगाने वाले लोग हैं उनके हैं, उनके साथ जो आर्थिक संकट होगा उसका क्या मोर। चलिए ठीक है समझिए, आप सवाल करते रहेंगे और अजय जी जवाब देते रहेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का मैं रुक करता हूं। अजय जी आता हूं आपके पास। कितनी बड़ी चुनौती है भूपेंद्र जी, अगर देखें वैश्विक स्तर पर अगर बात करें, सिर्फ प्रदेश और देश की बात नहीं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हालात जो बार बार जो तस्वीरें सामने आ रही है, दुनिया भर की ऊर्जा सप्लाई पर इसका असर पड़ रहा है। लेकिन आप अपने नजरिए से किस तरह से कितनी बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखते हैं, चाहे वैश्विक मंच की बात कर ले, वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर या मध्य प्रदेश के लिए? भूपेंद्र जी आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है, बताएं आप। जी देखिए, भारत में एलपीजी के 33 करोड़ लगभग कनेक्शन है और लगभग 87% हम एलपीजी आयात करते हैं, और जो गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब, बहरीन, अजरबैजान आदि कंट्रियों से हम लोग लेते हैं। और निश्चित रूप से अभी युद्ध चल रहा है और वैश्विक समस्या है, उसके लिए सरकार निश्चित रूप से ये चाहेगी और उसके लिए तैयारी भी करेगी कि दाम भी नहीं बढ़े और उसका सर्कुलेशन भी बना रहे। इसके लिए आज मुझे पता चला कि पुरी जी भी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो प्रधानमंत्री से भी मिले, पार्लियामेंट भी अभी चल रही है, और इससे पहले भी सरकार ने इस तरह की तैयारी की है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, इस समय अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। अपने यहाँ गलत फहमियां फैल जाती हैं कि देश में कमी हो गई, लोग स्टॉक करने लगते हैं, लोग लाइन लगाने लगते हैं, पेट्रोल कलेक्ट करने लगते हैं, गैस को भी कलेक्ट करने लगते हैं। ये इस चीजों से थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए लोगों को लिए जागरूक जाना चाहिए कि हमारे यहाँ स्टॉक पर्याप्त है। दूसरी बात, सरकार ने ये भी कहा है कि जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए।
और उसको उत्पादन के लिए जो कंपनियां हैं वो निश्चित रूप से बढ़ा रही हैं। अब ये देखिए एक गाइडलाइन जारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कि अपनी चीजों को इस तरह से आप कंट्रोल करें। उसको रीज में सरकार अपने जो भी उनके जो कार्यपालिका है उसको निर्देश करती है कि इसको बारीकी रूप से देखा जाए और ये कालाबाजारी है और जो अफरा तफरी का माहौल फैलता है उसको कंट्रोल किया जाए। अपने पास मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 महीने से ऊपर का स्टॉक होगा और ये रिपोर्टों से भी आ रहा है और उसके बाद अभी सोर्सेस से आने लगेगा और जिस तरह से है अभी दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं और युद्ध में ऐसी स्थिति बनती है कि आकस्मिक स्थिति बनी है, इसकी कोई संभावना नहीं थी और इस तरह से हम ज्यादा स्टॉक कितना कर सकते हैं, भारत अपनी क्षमता के अनुसार जितना स्टॉक कर सकता था वो उतना स्टॉक है उसका। तो अब सरकार की निश्चित रूप से है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी अब उसके लिए 21 दिन की उन्होंने फिलिंग का कर दिया है, अभी से उन्होंने कड़े कदम अपनाना शुरू कर दिया है और उसके बाद उन्होंने इस तरह से चुनौती ये है कि रेट भी नहीं बढ़े और डिस्ट्रीब्यूशन 21 दिन का लगभग चलता है क्योंकि एक डोमेस्टिक परिवार में 21 दिन का सिलेंडर एक अनुमान माना जाता है कि उसको 1 महीने के पहले उसको दूसरा सिलेंडर चाहिए। कई जगह अतिशयोक्ति होती है, बड़े परिवार होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ परिवार बड़े हैं तो कनेक्शन भी पर्याप्त हैं, लोगों ने अपने नाम से कई कनेक्शन भी ले रखे हैं। तो सरकार इस समय सरकार के साथ विपक्ष को भी और हम आप सब लोगों को भी इस चीज की समझदारी का पहलू देना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कोरोना का टाइम भी देखा है, उस समय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस तरह से मेंटेन किया गया था और वो भी अचानक चीज आई थी और लॉकडाउन लग गया था और वो लगातार लॉकडाउन लगा रहा। हमने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से हम लोग वो भीभत्स चीज देखेंगे और आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम बताएंगे कि अब वो हमने भी बहुत दौर गुजरा है। तो ये चीजें हैं, कुछ असमंजस हो जाती हैं, लेकिन साथ साथ हमको भी अपने समझदारी के परिचय देना चाहिए। और दूसरी बात, भारत एक भौगोलिक रूप से आबादी में सबसे लगभग 150 करोड़ की आबादी है और जिसमें 33 करोड़ डोमेस्टिक कनेक्शन है, तो काफी कुछ चीजें हैं। तो इस चीज में आबादी के हिसाब से उस चीज को देखना। दूसरी बात, जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो पाकिस्तान की तुलना कर रहे थे, पाकिस्तान भारत की तुलना नहीं की जा सकती। वहां क्या रेट बढ़े, वहां 1 रुपया 3 रुपए के बराबर है तो 300 रुपए और 21 रुपए का उनका पेट्रोल हुआ है और वहां की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी हम किस तरह से बढ़ रहे हैं, वहां की आबादी और वो आबादी, ये जो रेफरेंस दिया जाता है मुझे लगता है कि भारत के प्रासंगिक दृष्टि से नहीं है क्योंकि हम इकोनॉमी रूप से हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज के पावर हो, चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे किसी भी चीज के हिसाब से हो, तो बहुत भले हमारा वो पारंपरिक पड़ोसी है और हमारा निश्चित रूप से हितकारी देश है, लेकिन उसके साथ इन चीजों में तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। वहां तो अफरा तफरी है, वो तो हमेशा शुरू से अफरा तफरी है, लेकिन वहां तो लेकिन कोशिश अब ये सरकार को करनी होगी भूपेंद्र जी कि हमारे देश के भीतर और राज्य के भीतर अफरा तफरी ना मचे। अजय अधौलिया जी, आपको जो अपनी बात करनी होगी आप कहिएगा, लेकिन एक सवाल ये है कि सब कुछ बेहतर है, माना स्टॉक भी अपने पास, भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं, उसका सर्कुलेशन किस तरह से बेटर किया जाए, एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह कि व्हाट इज द प्लान ऑफ भारतीय जनता पार्टी ड्यूरिंग दिस क्राइसिस टाइम, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है आपका? एक तरफ आप गैस के दाम बढ़ा देते हैं, इसको लेकर दिक्कतें हैं, और जो तस्वीरों की बात कर रहे थे समर सिंह जी, वो भी तस्वीर देखने को मिल रही है, लोग लाइनों में खड़े हैं, व्यापारी, होटल रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो परेशान है, उसको बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जब सब कुछ बढ़िया था तो दाम बढ़ा दिए, फिर सर्कुलेशन में दिक्कतें आई, 21 से आपको 25 दिन करना पड़ा, तो फिर ये दो नाव पर एक साथ पावर नहीं रखे जा सकते ना, आपको वो प्रॉपर मैसेजिंग करनी होगी, वो देनी होगी ताकि वो पैनिक अटैक स्थिति जो आप बात कर रहे थे वो जनता के बीच ना हो। राघवन जी, पहली बात तो जो हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट बैठे हैं भूपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुलना क्यों। मैंने पाकिस्तान के साथ में भारत की किसी भी परिप्रेक्ष्य में तुलना नहीं हो सकती। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि कांग्रेसियों को हमेशा से पाकिस्तान अच्छा लगता है, भारत अच्छा नहीं लगता। ऐसे कई उदाहरण हैं, चाहे हमारे सिंदूर ऑपरेशन के समय के भी उदाहरण। जिसकी नजर जहां होती है वो वही जाना चाहता है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा बना दे। अमेरिका हम बनेगा नहीं। अरे तो आप चीन से कराई, क्या कह रहे हैं? चीन से करी कभी, दूसरा भी अमेरिका से करी। मेरे मित्र समर सिंह जी ने आंकड़े जो जहां जाना चाहता है उसकी नजर वहीं पर होती है। अरे क्यों पाकिस्तान से तुलना करना है कि वहां के टमाटर में क्यों किसी देश से तुलना करना है आपको? अभी जिस क्राइसिस की बात कर रहे हैं, समझ जी, जीवन काट लेंगे। ग्लोबल क्राइसिस की बात, जिस क्राइसिस पे बात हो रही है उस पर बात करते हैं। अजय जी, इस क्राइसिस पे बात करिए, सुन लीजिए, समझ आता हूं आपके पास। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। इन्होंने सब्सिडाइज सिलेंडर के रेट बताए थे, मैं आपको भी कुछ आंकड़े बता रहा हूं। 2004 में जब श्रद्धा अटल जी सरकार छोड़ के गए थे, इस देश में पेट्रोल की प्राइस 33 रुपीज 71 पैसे थी।
2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए थे, पेट्रोल की प्राइसेस 73 रुपीज 16 पैसे थी। 2024 में कि मेरे पास समक्ष आंकड़े हैं, 97 रुपीज पेट्रोल के प्राइसेस है। 2004 से लेकर 14 तक से 117% का वृद्धि है और 2014 से लेकर 24 तक के मात्र 32% की वृद्धि है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां आपको स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से डीजल के भी आंकड़े हैं, 2004 में 21 रुपए था, 2014 में 55 रुपए था, 2024 में 88 रुपए के आसपास है। 2004 से 14 तक के 155% की बढ़ोतरी हुई थी, 2014 से 24 तक की मात्र 58% की बढ़ोतरी हुई थी। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बात की थी, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 2004 में मात्र 980 रुपए में आता था, 2014 में 1241 रुपए में आया, 2024 में 811 रुपए में आया। 880 रुपए इस चैनल के ऊपर मैं प्रमाण कहना चाहता हूं, आप देख लेंगे, मैं प्रमाण बता सकता हूं मैं आपको, मैं प्रमाण बता सकता हूं आपको। आपका झूठ नहीं झेल पाएंगे मेरे दोस्त, मैं तो डेटा आपका झूठ नहीं सहन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल 2014 के बाद में कब 58 रुपए अजय लवने जी सब कुछ सही था। चलिए आप आंकड़े बता रहे हो, अगर उसको सही भी मान लिया जाए तो मौजूदा स्थिति में गैस के दाम बढ़ाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, जब स्टॉक भी है, सर्कुलेशन भी प्रॉपर है? सवाल ये है राघवेंद्र जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को पूछिए कि एलपीजी सिलेंडर के लास्ट टाइम आखिरी बार दाम कब बढ़े थे। सरकारी कितनी सब्सिडी के साथ में इन कंपनियों का काम होता है और निश्चित रूप से जो ग्लोबल क्राइसिस है उसके लिए भी आवश्यकताएं सरकार को करनी होती है, इन पेट्रोलियम कंपनीज को भी करनी होती है। सरकार अपनी व्यवस्था निरूप करती है, तो कितने वर्षों बाद दाम बढ़े और कितने बढ़े इस पे एक बार समर जी जवाब दीजिए, समर जी जवाब दीजिए और जवाब दीजिए समर जी। और जो मैं सुनिए समर जी जवाब महीने में हाँ जो व्यवसायिक गैस है उसके 350 रुपए बढ़े। आप चाहें अभी आप व्यवसायिक पे आते हैं, कभी आप न्यूज चैनल अखबार की आपको कटिंग दिखा देता हूँ। इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती। मैं आपको अरे आपने पूछा गैस के बढ़े ऐसे तस्वीरें बदलेंगी नहीं, लड़ने से तस्वीरें बदलने वाले नहीं समझ हैं। मैं प्रमाण कहना चाहता हूँ 111 रुपए आज ही बढ़े हैं, 111 रुपए आज बढ़े हैं इंडस्ट्रियल व्यवसायिक गैस पर जो होटल और रेस्टोरेंट में होती है। तो ये बढ़ते हैं, ये बढ़ा रहे हैं। आप इसकी टोपी उसके सिर पहनाने का आपका काम है। आप 350 उधर भी तो बढ़ा है, वो पे ध्यान दीजिए। देखिए नहीं समर जी, देखिए समय हमारे पास कम है, आखिरी कमेंट भूपेंद्र जी से लेना। लेकिन समर जी विपक्ष में रहने के नाते सिर्फ सरकार को घेरना काम नहीं होता है, कोई ठोस कदम आपके पास है, कोई रोड मैप है? अरे धवले जी मैं पूछ रहा हूँ, रुके ना, कांग्रेस मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, सिर्फ सरकार को घेरना मकसद है क्या? कर्नाटक में किस तरह से आप इस क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं, तेलंगाना में कैसे कर रहे हैं, झारखंड में आपकी सरकार है गठबंधन में वहां, और हिमाचल प्रदेश में कैसे कर रहे हैं, वो रोड मैप बताइए ना कि मध्य प्रदेश में भी उसी तरह से मैनेज किया जाए। पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो इस देश के और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ में हर दुविधा के साथ में खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है क्राइसिस मैनेजमेंट की, अगर आप बात करते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर हमारे सुझाव आमंत्रित किए जाते तो बिल्कुल देना चाहेंगे। लेकिन अगर क्राइसिस मैनेजमेंट सदन चल रहा है, आपके सुझाव देने से किसने रोका? जो है अजय नरवणे की जो किताब है, जो उचित समझे वो कीजिए, तो ये वो जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन उससे जनता को भला नहीं हो पा रहा। झूठी बातें होती है, झूठी बातें आती हैं, सिर्फ झूठी बातें करती है सरकार और उनके प्रवक्ता। अरे सुझाव दिया नहीं आपने समर जी, घुमा दिया इधर उधर। मैं चाहता हूं अपने डिबेट में कि विपक्ष की तरफ से हर मुद्दे पर सुझाव आए, भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, तब तस्वीरें बदलेंगी। सुझाव रोड मैप बताइए, सुझाव आमंत्रित रहेंगे बिल्कुल हमसे। अरे मैं आमंत्रण दे रहा हूं आपको, आपके सुझाव के साथ आप मेरे चैनल में, मेरे इस डिबेट में बताइए, जनता तक भी बात पहुंचे। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में सुनना नहीं चाहते। सरकार जहां पर पैनिक की कंडीशन बन रही है उसको जो है चेक करने का काम सरकार का है। कहां पर कालाबाजारी हो रही है वहां पर सरकार जो है चीजों पर ध्यान दे, कहां पर जो है गोदामों को भरा जा रहा है अधिक मुनाफे के लिए, उसके लिए किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार का ये बांग्लादेश को भी इतना फ्यूल आपने पहुंचा दिया 5000 टन, तो इस प्रकार की जो मूर्खतापूर्ण जो डिसीजन है सरकार न ले, देश के लोगों को देखते हुए ले, तो बहुत ज्यादा उचित होगा। भूपेंद्र जी जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बाद ऐसी तस्वीरें आती है क्राइसिस की, तो ऐसे में क्योंकि ये राज्य सरकार की बात यहां हम कर रहे हैं, तो राज्य सरकार की भूमिका पर मैं चाहता हूं कि इसमें अब राज्य सरकार की भूमिका किस तरह से आप देखते हैं कि क्या होनी चाहिए ऐसे हालातों के बाद?
सेंटर के तहत है, सारी एजेंसियां तो सेंटर की हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट का होता है। तो स्टेट के पास जो उनकी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो उनका प्रशासनिक अमला है, एसडीएम, कलेक्टर और खाद्य अधिकारी, उनको रूस में रोकें और उनकी कालाबाजारी और जनता में ये अवेयरनेस फैलाएं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी पर्याप्त सिलेंडर हमारे पास हैं, पर्याप्त। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने जिस तरह से, मोदी सरकार आई और जिस तरह से उन्होंने सब्सिडी खत्म की और ओपन मार्केट के हिसाब से रेट कर दिए, तो अभी क्राइसिस है तो रेट बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जंप कर रहा है। तो कॉमर्शियल 100 से ऊपर पहुंच गया है और 60 या 80 रुपए, 60 रुपए शायद डोमेस्टिक में बढ़े हैं। तो वो जो स्थिति है, तो वो तो गवर्नमेंट उसमें कोई सब्सिडी देती नहीं है, ओपन मार्केट है। और जो सब्सिडी का जो मोदी जी ने जब से आए वो मामला ही खत्म कर दिया है, तो वो चीज तो अब है रही नहीं। दूसरी बात जो पहले कह रहे थे कि हमको, तो क्रूड ऑयल जब भी सस्ता हुआ है, जब 60 बैरल भी हो गया, $60 बैरल भी, तो सरकार ने तब भी पैसा कम नहीं किया और सरकार ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप पे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसी की है, लेकिन जनता जनार्दन उनके साथ रही है। तो निश्चित रूप से चाहे उन्होंने सब्सिडी हर चीज में खत्म की है और उसको उन्होंने कहा है कि हमने उज्ज्वला के रूप में 12 करोड़ रुपए करीब कनेक्शन दिए हैं, तो वो हमने वहां शिफ्ट किया है। तो ठीक है, जहां पे भी है, लेकिन सरकार के साथ जनता है, ये बात तो मानी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कई चीजों की सब्सिडी पूर्णतः खत्म की है, चाहे वो एलपीजी। इसीलिए भूपेंद्र जी, चलिए तस्वीरें अभी कैसी भी हो मध्य प्रदेश में, इसीलिए हम इसे संभावित किल्लत कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोग परेशान जरूर हो सकते हैं। अजय जी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और बेहतर रणनीति और प्लान बी के साथ सरकार को सामने आना होगा और रणनीति बनानी होगी कि लोग परेशान ना हो और रसोइयों पर कोई असर ना हो। फिलहाल हमारे पास समय इतना ही था। अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भूपेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।